नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। तो मेरे भाइयों ने मुझे भी व्हाट्सएप मैसेज ही मिला था, तो मैंने तुरंत अपने भाइयों से मांगी लोकेशन कि आप मुझे भेज दीजिए, समय हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो मैं अपना परिचय दे देती हूँ और संक्षिप्त में। मेरा नाम नेहा गौतम है। मैं पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में दिल्ली में। तो पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हूँ तो मेरा विषय जाहिर सी बात है कि संविधान ही रहेगा। तो संविधान की जब भी मैं बात करती हूँ या अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी को पता होगी, सभी प्रबुद्ध लोग हैं, जागरूक लोग हैं, एडवोकेट्स भी हैं। लेकिन उस प्रस्तावना को हम जितनी बार दोहराते हैं हमारा आत्मविश्वास हर रोज उस समय और बढ़ जाता है। और जब भी मेरी क्लास होती है, क्लास 11th और 12th को मैं पढ़ाती हूँ, तो 11th और 12th में हर बच्चे के लिए मेरी कोशिश होती है कि वो उस प्रस्तावना को बाय हार्ट कर ले, लर्न कर ले। और कभी भी मंच पे समय मिलता है विद्यालय में या किसी और जगह, तो मैं प्रस्तावना पे चर्चा करना मेरा फेवरेट विषय है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे कि प्रस्तावना का पहला ही शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जैसे ही एक शब्द आता है तो एक भावना आती है हमारे दिल के अंदर कि हाँ, हमारा भी एक अस्तित्व है भारत के नागरिक के रूप में, और मेरी भी कोई वैल्यू है, क्योंकि संविधान मेरे लिए बना है। संविधान भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बना है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, दलित है, शोषित है, किसी भी वर्ग को बिलोंग करता है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इंग्लिश में सॉवरेनिटी, जो लोग LLB करते हैं वो जानते होंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का कोई मतलब बता सकता है? मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख देती हूँ, क्योंकि ये संविधान की शुरुआत है। तो जब हम शुरुआत को जान लेते हैं तो उसका ताना बाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ है, जानते होंगे सभी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हम इसको। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि मैं पूरी तरह से प्रभुत्ववान हूँ, यानी मेरा जो भी डिसीजन है वो मेरा डिसीजन है, अर्थात देश का जो भी डिसीजन है वो देश का डिसीजन रहेगा। उस पर किसी भी बाहरी शक्ति या ताकत का दबाव नहीं होगा मेरी डिसीजन मेकिंग पे। तो हम इस शब्द को अपने व्यवहारिक जीवन में भी यदि लागू करें और जानें तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है कि जब भी हमें कोई अपने जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेना हो तो हम सोच समझकर अपना स्वयं का निर्णय लें और किसी भी बाहरी दबावों से मुक्त रहें। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद आता है समाजवादी। एक और बात है कि जब भी हम इस तरह की विचार गोष्ठी या कैडर्स में आते हैं तो एक पेपर पेन हमें जरूर रखना चाहिए। मैंने अपनी फीमेल साथियों को एक फोल्डर भी दिया है, उसमें वो कुछ नोट करना चाहें तो ज़रूर नोट करें। मेरी आदत है नोट करने की, तो क्योंकि जो विचार होता है वो स्थायी हो जाता है जब हम उसको लिख लेते हैं। समाजवादी पे हम आते हैं। समाजवादी का अर्थ है कि जो भी हमारे देश के समाज के संसाधन हैं उन पर सबका बराबरी का हक है। बराबरी का हक है यानी कि ऐसा नहीं है कि अमीर ही उस संसाधनों का लाभ लेते जाएंगे। सबको संसाधन, देश की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। और इसी समाजवादी शब्द को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 14 में समानता शब्द डाला गया है, जो कि संविधान की नींव है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं है, ये है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि हम किसी भी पंथ को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसके तहत हम यहाँ बैठे हैं। हम में से बौद्धिस्ट हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हम विचारधारा को मानते हैं, तो हम पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई हम पे नियंत्रण नहीं कर सकता कि आप इस धर्म को मानो या मत मानो। समाजवादी पंथ निरपेक्ष फिर है लोकतंत्रात्मक, साइलेंट कर देना, लोकतंत्रात्मक।
सभी इस शब्द से परिचित हैं, सभी ने कभी ना कभी सुना या प्रयोग किया है। लोकतंत्र का मतलब केवल एक ये नहीं होता कि लोकतंत्र में हमारी एक सरकार को चुनने की एक प्रक्रिया है कि जिसमें सभी को वोट देने का अधिकार है। बेसिकली तो यही है, लेकिन लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी एक विचारधारा होती है। विचारधारा इतनी गहन विचारधारा है, एक कॉन्सेप्ट है कि लोकतंत्र का मतलब है, हम यदि बात करें, हम परिवार में बैठे हैं, जैसे मेरे परिवार में सदैव ही लोकतंत्र को अपनाया गया। मेरे पिताजी पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए। हम 4 बहन भाई और मेरी माताजी हाउसवाइफ थी। तो जब भी हम बैठते थे कि मकान की दूसरी मंजिल बनानी चाहिए या भाई को IAS की कोचिंग करानी चाहिए, ये एक विषय रखा जाता था। तो हम सारे बैठते थे और निर्णय लेते थे कि भाई को IAS की कोचिंग कराई जानी चाहिए उन पैसों से जो कि हम मकान के रिकंस्ट्रक्शन में लगाना चाहते थे। और इन सब का लाभ ये हुआ कि जब हम डेमोक्रेटिक वे में मिलजुल कर निर्णय लेते थे तो एक तो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर आई, हमें एक नया विजन मिला। और मेरा ब्रदर IAS सेलेक्ट हुआ और मेरी बहन PCA सेलेक्ट हुई और मेरी एक और बहन है वो HM है और मैं खुद लेक्चरर हूँ। हम चारों बहन भाई अच्छी पोस्ट पे गए और हमारे अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस आया। तो ये जो नींव है लोकतंत्र की, ये घर से ही शुरू होती है। हम अपने घर में अपनी बहनों को, अपनी पत्नी को, माताओं को बराबर का सम्मान दें, उनकी बराबर की हर निर्णय में भागीदारी लें, चाहे वो सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो। ज़्यादातर महिलाओं की आर्थिक विषयों में भागीदारी नहीं होती है। तो सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि साथ बैठें और मिलजुल कर निर्णय लें, क्योंकि जब हम साथ बैठते हैं तो अच्छा विचार निकल के सामने आता है। लोकतांत्रिक, फिर अगला शब्द है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या? लोकतंत्र और गणराज्य में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। गणराज्य का क्या मतलब है? गणराज्य का मतलब है, सीधा सा अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। एग्री? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यानी कि एक प्रक्रिया निर्धारित होगी देश में, उसके तहत जो देश का हेड है, हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, जो देश के सर्वोच्च प्रमुख हैं, उनका चुनाव किया जाएगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से। इसका मतलब है कि सभी को बराबर का चांस है, मौका है कि वो उस पद पर पहुंचने के लिए अपनी भागीदारी करें। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, अगला शब्द क्या है, कोई बताएगा? राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बेसिकली कैडर में हम लर्निंग ही करते हैं, स्पीच कम होती है। तो अगर वैसे भी मैं टीचर हूँ तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों तरह का न्याय हमें मिलना चाहिए। यानी सामाजिक स्तर पर हमारी पहचान होनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, आर्थिक स्तर पर रोजगार में, व्यापार में, किसी भी क्षेत्र में जहाँ धन कमाना है वहाँ पर हमको बराबरी का हक मिलना चाहिए भारत के सभी नागरिकों को। और राजनीतिक स्तर पर हमें दो तरह से, एक तो वोट डालकर और एक दूसरा चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को मिला हुआ है। ये दो अधिकार सबको है, एक तो वोट डालने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। तो ये सारे जो चीजें हैं ये प्रेस्क्राइब कर दी गई है हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार अभिव्यक्ति आर्टिकल 19 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कि हमें अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। उसी के तहत आज हम किसी भी जगह पे अपने कैडर करते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, मिलजुल कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विश्वास यानी हम किसी भी धर्म में, मतलब किसी भी अपनी एक्सप्रेशन में विश्वास रख सकते हैं, धर्म को मान सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं, दिया जला सकते हैं, जो भी हमारा मन है हम वो कर सकते हैं। ये हमारी स्वतंत्रताएं हैं, ये हमें स्वतंत्रताएं प्रस्तावना के द्वारा दी गई हैं।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिग्निटी जिसे कहते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा क्या है? प्रतिष्ठा ये है मेरा सम्मान। सम्मान जब हम अपना करते हैं, अपने परिवार के लोगों में सम्मान की भावना भरते हैं, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन जो सुधार है हमें अपने से करना होता है, हमेशा अपने घर से करना होता है, इसी क्षण और इसी समय करना होता है। ठीक है, व्यवस्थाएं खराब है, मैं सहमत हूँ, उनसे लड़ना भी है, इससे भी सहमत हूँ, लेकिन ये विचार आज हम यहाँ गोष्ठी इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने लेवल पे क्या सुधार कर सकते हैं, अपने अंदर क्या सुधार कर सकते हैं, अपनी जो हमारी 50% फीमेल्स हैं इंडिया में, उनके प्रति हम कैसे सम्मान की भावना ला सकते हैं। देखिए, कितने भी कानून हो, कितना भी संविधान हो, लेकिन हम जानते हैं हर कदम पे महिलाओं की रक्षा करने के लिए, दलितों की रक्षा करने के लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन क्या महिलाओं के प्रति, एक छोटा सा उदाहरण, क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो फीमेल का एग्जाम्पल रखना चाहूंगी, क्या महिलाओं के प्रति अपराध कम हुए हैं किसी भी स्तर पर? हाँ या नहीं? क्या कानूनों की कमी है? हाँ या नहीं? कानूनों की कोई कमी नहीं है, एक से एक बढ़िया कानून बना हुआ है, तो फिर क्यों नहीं अपराध कम होते? वो इसलिए नहीं होते, इच्छा शक्ति और जो हमारी मानसिकता है। जब तक हम अपना सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, तब तक कोई सुधार नहीं होगा, ये आप मान लें। तो हमें अपने आप को, अपने बच्चों को, जैसे कि मैं स्कूल में होती हूँ तो मैं पढ़ाई के अलावा हमेशा, मेरा कोएड स्कूल है, बच्चों को यही समझाती हूँ कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो को एग्जिस्ट करता है। को एग्जिस्ट यानी 50% आबादी हमारी महिलाओं की है, लगभग, कम है पर लगभग कह सकते हैं, और पुरुषों की भी इतनी है। तो आप मुझे ये बताएं कि बॉम टू टॉप, गर्भ से लेकर, और जब महिला बढ़ती है, परिवार में जाती है, शादी करती है, तो क्या वो स्वतंत्र है? क्या उसको आत्मसम्मान मिला हुआ है हर जगह? हाँ या नहीं? नहीं। तो आज़ादी के 78 साल बाद भी, संविधान के लागू होने के इतने साल बाद भी, यदि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, हम महिलाओं में से बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं, मैं तो नहीं हूँ, कि मतलब जो वो कमाती भी हैं, अर्न भी करती हैं, तो उनकी अपनी अर्निंग सैलरी पर उनका अधिकार नहीं होता, उनको पॉकेट मनी के रूप में 3-4 हज़ार रुपये दे दिए जाते हैं और उन्हें पता नहीं होता उनका पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये सारे अधिकार कौन देगा महिलाओं को? पुरुष ही देंगे, और महिलाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकार मांगने पड़ेंगे। मैं केवल एक सिंपल टीचर हूँ, लेकिन मैं हमेशा लोगों में आत्मविश्वास भरने का काम करती हूँ, क्योंकि जब हमारे पास आत्मविश्वास होता है, क्योंकि बात चल रही थी प्रतिष्ठा की, जब आत्मसम्मान होता है तभी हम प्रतिष्ठा को बनाए रख सकते हैं। कितने भी कानून हो, कुछ भी हो, नहीं सुधार होगा जब तक हम दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए। और जब हम अपनी प्रतिष्ठा बना सकते हैं, आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं, तभी हम दूसरे में भी वो भावना बढ़ सकते हैं। इन कैडर कैंप्स में मेरा जो आने का आयोजन होता है, देखिए, नॉलेज ट्यूब है, गूगल है, सारे आर्टिकल, सारे लॉ सबको पता है, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मविश्वास, आत्म सुधार की भावना होनी चाहिए। हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर सुलझाएं ये समस्याएं सभी, मतलब इस पर विचार करना है हमको। तो और मेरे फादर हमेशा बचपन से हमारे अंदर आत्मविश्वास भरते थे। सभी पिताओं से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी बच्चियों में और बेटों में भी इस तरह से पालन पोषण करें कि बच्चियों में आत्मविश्वास आए, और लड़कों को बताएं कि किस तरह महिलाओं की इज्जत की जाती है, सड़क चलते उन्हें कैसे व्यवहार करना है। क्योंकि जब तक हम अपने लड़कों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा विकास करना। दोष देना आसान है, लेकिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हम यहाँ पर इकट्ठे हुए इंट्रोस्पेक्शन के लिए। प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। अगेन वही बात आ गई, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा कब आएगी? व्यक्ति जब पढ़ा लिखा होगा, व्यक्ति के पास जब पैसा होगा, व्यक्ति के पास जब अधिकार होंगे और उन अधिकारों की जानकारी होगी, तो
व्यक्ति की गरिमा जो है वो खुद ब खुद उसके अंदर आ जाएगी। मैं अपने आप को एक फील करती हूँ, मैं अपने आप को आत्मसम्मानित और गर्व से भरा हुआ महसूस करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, क्योंकि मैं आर्थिक रूप से अर्न करती हूँ, मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है। और ये मेरा अपना ही व्यक्तित्व नहीं है, इस व्यक्तित्व के योगदान में मेरे पिताओं ने, मेरे भाइयों ने, मेरे ससुर ने, सास ने, पति ने, सभी ने योगदान दिया है, तभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो संविधान सब कुछ नहीं करेगा, कानून सब कुछ नहीं करेगा, हमें और आपको करना है। व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, हम एक विंग में काम कर रहे हैं, हमारा अम्बेडकर मिशन है और हम अपने लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और हम 85% हैं, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इससे क्या होगा कि हमारी एक यूनिवर्सल अप्रोच आएगी, हमारे विचारों का विस्तार होगा और हम जितना बड़ा हमारा विजन होगा, जितना बड़ा हमारा सोचने समझने का डायमेंशन होगा, नेशनली इंटरनेशनली जब हम चीज़ों को समझने और कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे, जब हम अपने आप को 1.5 करोड़ मानेंगे, जब हम अपने आप को 7 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन मानेंगे, तो हम जान पाएंगे कि समस्या आपस में कैसे होती है और उनका समाधान किस तरह से होता है। ये हमारा एक विंग है जहाँ बैठकर हम बात करें, लेकिन इसको कनेक्ट करें कि क्यों समस्याएं हैं, इन बातों पर हम विचार करें। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए इन शब्द तो इसके यही थे। तो ये हमारी प्रस्तावना थी, समय कम है और भी बातें करनी थी, लेकिन बस अंत में यही कहना चाहती हूँ कि हम अपने आप को सम्मानित करें, हम अपने आप को आत्मगौरव से भरें और साथ ही साथ अपने समाज में बहुत कुछ अपने प्रयास करते रहें, निरंतर करते रहें। और जो महिलाएं घर से निकल कर आती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें। और आप सब भी बहुत ही मतलब जागरूक लोग हैं कि संडे के दिन अपना सब समय निकाल के इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और ये कारवां ऐसा है जो बढ़ता ही जाना चाहिए आगे आगे। और अंत में यही कहना चाहूँगी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर बंदे से खुद पूछे कि बदला तेरी रजा क्या है। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, अपने आप को मजबूत करना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नया गौतम जी का। हाय गाइस, हमारे चैनल को अपना सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट और लाइक करिए।